हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और ये टेस्ट सीरीज रोज सुबह 5:30 बजे लाइव चलता है। तो रोज सुबह 5:30 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं। और आज की इस वीडियो में सभी विषयों से 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रथम आईसीएस कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पहला नंबर प्रश्न ही काफी महत्वपूर्ण है कि भारत के प्रथम आईसीएस कौन थे। ए ऑप्शन है सत्येंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, सी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के प्रथम आईसीएस कौन थे। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर जी थे, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये सत्येंद्रनाथ टैगोर जी थे, वो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि कवि क्या सूखने की बात करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 2 नंबर की कवि क्या सूखने की बात करता है। ए ऑप्शन है पानी, बी ऑप्शन है नदी, सी ऑप्शन है कपड़ा, डी ऑप्शन है मदिरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि क्या सूखने की बात करता है। तो कवि मदिरा सूखने की बात करता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि पटना के उत्तर दिशा में कौन सा नदी बहती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 3 नंबर भी कि पटना के उत्तर दिशा में कौन सा नदी बहती है। ए ऑप्शन है गंगा नदी, बी ऑप्शन है यमुना नदी, सी ऑप्शन है सिंधु नदी, डी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना के उत्तर दिशा में कौन सा नदी बहती है। तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, ये आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का ए ऑप्शन है संक्षिप्त रूप है, बी ऑप्शन है सांकेतिक रूप है, सी ऑप्शन है पूर्ण रूप है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या है। तो संक्षिप्त रूप है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 4 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुआ। ए ऑप्शन है 1919 में, बी ऑप्शन है 1921 में, सी ऑप्शन है 1922 में, डी ऑप्शन है 1923 में। 5 नंबर प्रश्न है कि स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुआ। तो स्वराज दल की स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि मंगमा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। तो मंगमा के परिवार में कुल 4 सदस्य थे। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 7 नंबर भी कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। ए ऑप्शन है अशोक घोष की, बी ऑप्शन है यहाँ पे भारवी की, सी ऑप्शन है विशाखत दत्त की, डी ऑप्शन है माघ की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। तो ये विशाख दत्त की रचना है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न गणित का है। 24, 15, 22, 13, 14 तथा 26 का परिसर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, परिसर निकालना है। तो परिसर कैसे निकलता है, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं और जो आता है वही क्या होता है, परिसर होता है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढेंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 26 है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 26 और इसमें से सबसे छोटी संख्या घटाना है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 13 है। तो इसमें से 13 क्या कर देंगे,
देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 26 में से जब हम 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। यही इसका क्या होगा, परिसर होगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। परिसर कैसे निकाला जाता है, तो जो संख्या दिया होता है उसमें सबसे बड़ी संख्या देखा जाता है। तो सबसे बड़ी संख्या 26 है और उसके बाद सबसे छोटी संख्या आपको यहाँ पे ढूंढना रहता है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 13 है। तो सबसे बड़ी संख्या में से जो सबसे छोटी संख्या होती है उसको क्या करते हैं, घटा लेते हैं, और जो आता है वही उसका क्या होता है, परिसर होता है। यानी यहाँ पे 13 आएगा घटाने के बाद, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है उष्माक्षेपी, बी ऑप्शन है उष्माशोषी, सी ऑप्शन है विघटन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उष्माक्षेपी कहते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 10 नंबर भी, कि भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है झारखंड में, सी ऑप्शन है बंगाल में, डी ऑप्शन है महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई थी। तो ये बंगाल में की गई, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में थी। ए ऑप्शन है माँ, बी ऑप्शन है ढहते विश्वास, सी ऑप्शन है धरती कब तक घूमेगी, डी ऑप्शन है नगर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में थी। तो बाढ़ की समस्या यहाँ पे देखिए ढहते विश्वास जो कहानी है इसमें थी। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में थी, तो ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण कर रहे थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, कि बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण कर रहे थे। ए ऑप्शन है विद्वान, बी ऑप्शन है मूर्ख, सी ऑप्शन है धूर्त, डी ऑप्शन है जानवर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण कर रहे थे। तो जो धूर्त लोग थे ये क्या कर रहे थे, कि बनावटी आलस दिखाकर ये भोजन ग्रहण कर रहे थे। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है ऑक्सीकरण, बी ऑप्शन है अवकरण, सी ऑप्शन है संक्षारण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है। तो ये संक्षारण कहलाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि यदि तीनों बिंदु संरेखी हैं तो बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि जो तीनों बिंदु है, तीन बिंदु से मिलकर क्या बनता है, त्रिभुज बनता है। तो यहाँ पे देखिए 3 बिंदु से मिलकर यहाँ पे त्रिभुज बन गया, तो इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। लेकिन जब तीनों बिंदु अगर संरेखी होगा तो यहाँ पे देखिए तीनों बिंदु जब एक ही सीध में होगा तो यहाँ पे त्रिभुज नहीं बनेगा, और जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो इसका क्षेत्रफल भी नहीं होगा। यानी इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर तीनों बिंदु संरेखी होगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि वहां पे त्रिभुज बनेगा ही नहीं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 15 नंबर, कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। ए ऑप्शन है इंग्लैंड में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो इंग्लैंड में हुआ, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि जन्म से ही पागल कौन है। ए ऑप्शन है लक्ष्मी, बी ऑप्शन है पपाती, सी ऑप्शन है सीता, डी ऑप्शन है मंगू। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जन्म से ही पागल कौन है, तो जन्म से ही पागल कौन है, मंगू है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि मैथिली कवि कौन था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 17 नंबर कि मैथिली कवि कौन था। ए ऑप्शन है मनबोध, बी ऑप्शन है चंदा झा, सी ऑप्शन है विद्यापति, डी ऑप्शन है भास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैथिली कवि कौन था, तो मैथिली कवि विद्यापति थे, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरी जाती है। ए ऑप्शन है अमोनिया, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ये आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि अर्धवृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो अर्धवृत्त होता है इसके केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो अर्धवृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 180 डिग्री का बनता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का बनता है कोण, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और अर्धवृत्त यानी आधे वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 180 डिग्री का बनता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किसके समय में राजधानी बनी। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किसके समय में राजधानी बनी। ए ऑप्शन है अशोक के समय में, बी ऑप्शन है उदयन के समय में, सी ऑप्शन है अजातशत्रु के समय में, डी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र किसके समय में राजधानी बनी, तो उदयन के समय में राजधानी बनी, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी का मुख्य पात्र कौन है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है मंगमा, बी ऑप्शन है सीता, सी ऑप्शन है लक्ष्मी, डी ऑप्शन है मंगू। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो ये सीता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 22 नंबर कि ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है। ए ऑप्शन है 16, बी ऑप्शन है 18, सी ऑप्शन है 20, डी ऑप्शन है यहाँ पे 24। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है, तो 24 महिलाओं का वर्णन है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि विद्युत अपघटन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन कहाँ मुक्त होता है। ए ऑप्शन है एनोड पर, बी ऑप्शन है कैथोड पर, सी ऑप्शन है दोनों पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत अपघटन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन कहाँ मुक्त होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एनोड पर मुक्त होते हैं, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि cos 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि cos 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होता है, तो cos 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होगा, तो ये साइन ए के बराबर होगा, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा कि cos 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होता है, तो साइन ए के बराबर होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25
25 नंबर प्रश्न है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इंडिका जो पुस्तक है वो किसने लिखा है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी जी ने, बी ऑप्शन है फहियान ने, सी ऑप्शन है मेगास्थनीज ने, डी ऑप्शन है चंद्रगुप्त ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखा है, तो मेगास्थनीज ने लिखा है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि सीता के बड़े लड़के का नाम क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है नारायण, बी ऑप्शन है कैलाश, सी ऑप्शन है शंकर, डी ऑप्शन है सर्वेश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीता के बड़े लड़के का नाम क्या है। तो सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है। ए ऑप्शन है अध्ययन, बी ऑप्शन है धनार्जन, सी ऑप्शन है नौकरी की प्राप्ति, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है। तो छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या अध्ययन है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल पर शून्य प्रदर्शित करता है। ए ऑप्शन है अधिक क्षारीयता को, बी ऑप्शन है अधिक अम्लीयता को, सी ऑप्शन है कम अम्लीयता को, डी ऑप्शन है उदासीनता को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीएच स्केल पर शून्य प्रदर्शित करता है, तो ये अधिक अम्लीयता को प्रदर्शित करता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि वीरेन डगवाल की रचना कौन सी है। ए ऑप्शन है हिरोशिमा, बी ऑप्शन है हमारी नींद, सी ऑप्शन है जनतंत्र का जन्म, डी ऑप्शन है अक्षर ज्ञान। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वीरेन डगवाल की रचना कौन सी है। तो हमारी नींद कौन, यहाँ पे है जो हमारी नींद है वो किसकी रचना है, तो वीरेन डगवाल की है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। ए ऑप्शन है 1990 के दशक में, बी ऑप्शन है 1970 के दशक में, सी ऑप्शन है 1960 के दशक में, डी ऑप्शन है 1980 के दशक में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई, तो 1990 के दशक में हुई, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये थे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आप 30 प्रश्नों में से कितना सही किए हैं, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो आप लोग एक नोट बनाइए, उसमें इन प्रश्नों को लिखिए जो याद नहीं है और उसका रिवीजन करते रहिए। आइए देखते हैं होमवर्क प्रश्न। और होमवर्क प्रश्न देखने से पहले आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। निम्न में से cos 30 डिग्री किसके बराबर है। इसमें से आपको बताना है कि cos जो 30 डिग्री है वो किसके बराबर है। ए ऑप्शन है cos 45 डिग्री के, बी ऑप्शन है sin 60 डिग्री के, सी ऑप्शन है tan 30 डिग्री के, डी ऑप्शन है cos 60 डिग्री के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि cos 30 डिग्री किसके बराबर है। इसमें से आपको बताना है किसके बराबर है। जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का यहाँ पे इंतजार रहेगा और आपके कमेंट का यहाँ पे रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।